शिल्पा जी, बजाज फाइनेंस की जरा पोजीशनिंग चेक करके रखिएगा, आता हूं आपके पास। हर्षदा इस बीच जुड़ती हुई आपकी स्क्रीन पे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज कवर करेंगे। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। बजाज फाइनेंस डिटेल्ड अपडेट क्या है? आशीष, बजाज फाइनेंस 6 महीने में दरअसल आरबीआई ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाया था नवंबर 15, 2023 में इनके दो प्रोडक्ट्स पर, ई कॉम और साथ ही इंस्टा ईएमआई कार्ड्स पर, वो रिस्ट्रिक्शन हट गया है। यही आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। अब कंपनी कह रही है कि जल्द से जल्द ये अब लोन डिस्पर्सल्स इन दो प्रोडक्ट्स के जरिए फिर से शुरू करते हुए दिखाई देंगे। पॉजिटिव ये है कि जब ये रिस्ट्रिक्शन लगा था नवंबर 15, 2023 में, तब ज़्यादातर लोग और ज़्यादातर ब्रोकरेजेस ने यही कहा था कि इस रिस्ट्रिक्शन से उभरने में टाइम लग सकता है। कम से कम पास्ट रेफरेंस के लिहाज से 1 साल कंपनियों को लगा है, लेकिन क्योंकि 6 महीने में ये रिस्ट्रिक्शन हट गया है, वो एक बड़ा पॉजिटिव है। और जेफरीज उसी चीज को कोट करता है अपनी रिपोर्ट में। 90 to 60 का टारगेट दरअसल जेफरीज दे रहा है। उनका मानना है कि यहाँ पर अब खरीदारी का मौका है। ध्यान रखिएगा, नवंबर से अब तक पिछले 6 महीनों में स्टॉक करीब 6.5 से 7% करेक्ट कर चुका है। और अब ये जो डेवलपमेंट आई है वो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव है। देखना यही है कि कितना ये अपना कस्टमर बेस फिर से ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स में उन्होंने कहा था कि न्यू लोन्स पर करीब 10% का इम्पैक्ट आया था, क्योंकि इन दो प्रोडक्ट्स पर बैन था। अब वो बैन हट गया है तो कंपनी के लिए एक फायदे की बात है। भाई, नए लोन्स पे 10% का इम्पैक्ट था, कर्व हट गया है, सीधा सीधा फायदा वापस लौटेगा। खबर बहुत बढ़िया है, आरबीआई के रिस्ट्रिक्शंस हटते हुए और इमीडिएट इफेक्ट के साथ। शिल्पा जी, पोजीशनिंग कैसी स्टॉक की? फंडामेंटली तो ठीक है, 9000 प्लस के लक्ष्य आ रहे हैं, पर ट्रेडिंग के लिहाज से क्या नजरिया? जी आशीष जी, अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो आज एक्सपेक्टेड है कि बहुत स्ट्रांगली खुलेगा, तो इसका जो 7000 का एक रेजिस्टेंस है उसके ऊपर ही खुलेगा। अगर ये सस्टेन करता है 7000 के ऊपर, तो मुझे लगता है आपको 7300 से लेकर 7500 आपको बहुत क्विकली आएंगे। तो यहाँ पे एज लॉन्ग एज इट इज़ अबव 7000 वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा, एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 7500 to 7600। ओके, बजाज फाइनेंस तगड़ा गैप अप होने की तैयारी हो रही है। ऑप्शन चेन भी इस तरह से कुछ इंडिकेट कर रही है। एक बार खुलने देते हैं, देखते हैं कहाँ सेटल हो रहा है। उसके बाद आज का स्टॉक इन फोकस है भाई, इसको रिविजिट करेंगे। अब आइए एक बहुत चर्चित स्टॉक पे, यस बैंक। और इस पे सत्यदेव साहब, चार्ट एक बार रेडी रखना। ये असल में रिटेल बहुत ज्यादा पैनी नजर रखता है स्टॉक पे, इससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स पे। हर्षदा, नेटवर्क एक्सक्लूसिव क्या कह रही है भाई? यहाँ पर कार्लाइल अपना कुछ हिस्सा बेचता हुआ दिखाई देगा। नियरली 8.74% स्टेक पोस्ट फॉरेन कन्वर्जन कार्लाइल होल्ड करता है। आज एक बड़ा सौदा होने के आसार हैं, और उस सौदे में करीब करीब यस बैंक में कार्लाइल करीब करीब 2% स्टेक ऑफलोड करेगा, जिसकी वर्थ लगभग 1500 करोड़ के आसपास आकी जा रही है। ये इनफैक्ट आज का बड़ा सौदा ब्लॉक डील में होता हुआ दिखाई दे सकता है। 8.74% की मौजूदा हिस्सेदारी में से सिर्फ 2% हिस्सा दरअसल कार्लाइल ऑफलोड करने वाला है। कुछ छोटा सा अंश बिकेगा। कल की क्लोज पे 1500 करोड़ रुपए के आसपास मूल्यांकन, मोटा मोटी। पता नहीं किस तरह से हाथों हाथ लिया जाता है, नहीं लिया जाता है। सतपुर साहब, आज तो पता नहीं, कल तक की क्लोजिंग को देखते हुए समीकरण यस बैंक के कैसे हैं? आशीष जी, देखिए यस बैंक अगर आप चार्ट देखें तो इट्स हम जो टेक्निकल पैटर्न देखते हैं, दैट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसका ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट के बाद करेक्शन। और ये जो करेक्शन है, इट हैज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन इट्स नेकलाइन। और ये जो नेकलाइन है आशीष जी, वो करीबन 25 रुपए के आसपास है, और कल का क्लोज है 25.45। तो प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि आज 25 अगर होल्ड करता है तो पोजिशनली इसका टारगेट बनता है करीबन 28 से 30 का। तो आज 25 रुपए के आसपास अगर मिलता है और अगर सस्टेन होता है, डिफेंड करता है इस लेवल को, तो डेफिनेटली लॉन्ग का ट्रेड बनेगा, स्विंग ट्रेड अच्छा मिलेगा। छोटा मूव अगर आप कह सकते हैं तो आज के हिसाब से 26.5-27 होगा, लेकिन 28-29 तक, 28 और 30 तक की जगह यहाँ पे बनेगी। तो स्टॉप लॉस होगा 24 का, लेकिन देखना पड़ेगा ओपन कहाँ होता है। हाँ, देखते हैं और कौन सी विंडो पे किस तरह से हाथों हाथ लेते हैं। ये 1500 करोड़ रुपए का सौदा कहाँ कल्मिनेट होता है, बहुत कुछ है इफ्स एंड बट्स। देखते हैं आज का सेशन में अप्रोच करते वक्त। ये नेटवर्क की एक्सक्लूसिव है कि कार्लाइल शायद 2% हिस्सा आज बेचने की तैयारी कर रहा है, और अभी तो उसके पास तगड़ी होल्डिंग है, उसका एक छोटा सा अंश आज बिकने आ रहा है। अब चलिए रिजल्ट्स की तरफ बढ़ा जाए। हमने बजाज फाइनेंस और यस बैंक की चर्चा कर ली। रिजल्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट तो कोल इंडिया है। कोल इंडिया के लिए अमित सेठ साहब, जरा चार्ट रेडी रखिएगा, आपके पास आता हूं।
नंबर्स देखने में अच्छे लग रहे हैं, पर जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उस पर कितने खरे उतरे हैं, हजदा से जान लिया जाए। हजदा, कैसे लगे कोल इंडिया? मुनाफे में करीब करीब 26% तक का इजाफा देखने को मिला। 8,640 करोड़ का ये फिगर कंपनी ने डिलीवर किया है वर्सेस 6,869 करोड़। रेवेन्यू थोड़ा सा फ्लैट आया, करीब 2% तक का डिक्लाइन है। इबिट्टा में करीब 21% तक का इजाफा जरूर देखने को मिला है, 11,337 करोड़ के ऊपर का ये फिगर। मार्जिन अच्छे खासे एक्सपैंड हुए हैं, ये 24% का मार्जिन 30.3% पर आया। लेकिन यहाँ पर अगर आप रियलाइजेशन की स्थिति देखें, वो कैसे पैन आउट हो रही है वो इंपॉर्टेंट है, और अगर वो चार्ट बन गया है तो लेकर आइएगा प्लीज। FY 24 से 23 में जो बदलाव है, रियलाइजेशन 1877 के आसपास आता हुआ ब्लेंडेड रियलाइजेशन है ये कंपनी का। FSA में हम देख रहे हैं 1550 का नंबर देखने को मिला है। ई ऑक्शन में भी थोड़ा बहुत पिकअप देखने को मिल रहा है। तो ये इनफैक्ट कुछ और बारीकियां हैं जो कोल इंडिया के नंबर्स में आई हैं। नंबर्स थोड़े से वीक है, एक्सपेक्टेशन हाँ, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं ना, तो ये थोड़ा सा फेज होगा जिसमें थोड़ा सा आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इसमें एक और दिक्कत आ रही है, जो लक्ष्मण जी ने भी स्टोरी ब्रेक की थी आशीष पिछले हफ्ते, कि इवन दो देश में कोयले की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन कोल इंडिया की खुद की डिमांड शायद कम हो जाएगी, क्योंकि जो इनके क्लाइंट्स हैं उनके खुद के पास कैप्टिव माइंस हो जाएंगे और 1.5-2 साल के बाद। तो ये फेज देखना होगा कैसे रहने वाला है। लेकिन मेरा ये मानना है कि डिमांड भले ही कम हो जाए, लेकिन अगर जितनी कोल इंडिया की कैपेसिटी है उसके हिसाब से अगर उतनी डिमांड भी है तो भी ठीक ठाक मामला रहेगा। लेकिन आज थोड़ा सा शायद थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन हो सकता है। इंट्राडे में इंटरेस्टिंग होगा अगर रिकवरी आती है, नहीं आती है। चलिए देखते हैं, शुरुआत थोड़ी सी ठंडी हो सकती है कोल इंडिया की। 5 रुपए पर शेयर का फाइनल डिविडेंड, जो डिविडेंड वॉचर्स है उनके लिए 5 रुपए मतलब हो गया पूरे साल के 25.5 रुपए का डिविडेंड कोल इंडिया ने दे दिया भाई। पर सेठ साहब, कोल इंडिया चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड है, क्या करोगे आप? आज शायद थोड़ा सा ठंडी शुरुआत होगी। जी आशीष जी, कोल इंडिया का चार्ट देखें तो पिछले 2-2.5 महीनों से कंसोलिडेशन मोड में है। स्टॉक में बेसिकली मोमेंटम नहीं है। 460 465 को उसको क्रॉस करने में काफी प्रॉब्लम आ रही है। आज के सत्र में अगर कोई रिजल्ट रिएक्शन होता तो मुझे ऐसा लगता है 435 440 एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर वो होल्ड करता है तो कंडीशनल बाय थोड़ा सा फर्स्ट आवर में देख लेते हैं, तो 430 के स्टॉप लॉस के साथ एक बाय ऑन डिप की रणनीति बनाई जा सकती है। लेकिन बड़ी तेजी स्टॉक में तभी आएगी जब ये एक बार 460 के लेवल्स क्रॉस करेगा। कोल इंडिया भाई साहब 460 जब तक पार नहीं जा रहा है तब तक मीनिंगफुल अपसाइड नहीं आएंगे। ये जेफरीज वगैरह का कॉल है, लेकिन ये फंडामेंटल बाय आइडिया है 520, यानी कि अगले 12 महीने के टाइम होराइजन में। अब आइए, एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स थे और उसके साथ साथ एक सरप्राइज एक्विजिशन अनाउंस कर दिया है कोफोर्ज ने। अच्छा, सरप्राइज अपने लिए हो सकता है, स्टॉक की चाल दिखा दी है, जिसको खरीदा है उसमें कहीं ना कहीं सुबगाहट तो थी। अच्छा, कोफोर्ज और सिग्निटी टेक, कविता जी दोनों स्टॉक्स आप रेडी रखना, कोफोर्ज और सिग्निटी टेक, जिसकी अपन आमतौर पर ज्यादा चर्चा करते नहीं है। हर्षदा, क्या अपडेट्स हैं? अब पहले वो एक्विजिशन डिस्कस कर लेते हैं आशीष। सिग्निटी टेक क्योंकि आपने मेंशन कर दिया है, तो कोफोर्ज इस एंटिटी में करीब 54% तक की हिस्सेदारी लेने की तैयारी में है। इनफैक्ट वो एक्विजिशन जल्दी अंजाम आता हुआ दिखाई देगा। 1400 रुपए 15 पैसे प्रति शेयर पर यह दरअसल हिस्सा सिग्निटी टेक में खरीदने वाली है कोफोर्ज। अब प्रोमोटर्स और साथ ही कुछ पब्लिक शेयर होल्डर्स का जो स्टेक है वो कोफोर्ज अक्वायर कर रही है, और इवेंचुअली यहाँ पर 26% स्टेक के लिए एक ओपन ऑफर भी ट्रिगर होता हुआ दिखाई देगा। ओपन ऑफर की भी प्राइस वही है 1415 रुपए प्रति शेयर। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि कोफोर्ज इस बिजनेस को कैसे देख रहा है। कोफोर्ज कहता है कि ये पर्टिकुलर एक्विजिशन इनके रेवेन्यूज में करीब करीब $220 मिलियन जोड़ेगा रेवेन्यू में। प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से 22% और जोड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ईपीएस अक्रीटिव है ये डील, ये फिलहाल कोफोर्ज ने कहा है सिग्निटी की एक्विजिशन पर। अब आते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस पर, तो नंबर्स दिखाइए प्लीज। मुनाफा जो है वो घटकर आया है, मुनाफे में करीब 5.5-6% तक की गिरावट देखने को मिली है। 243 करोड़ का यह फिगर। डॉलर रेवेन्यू सिर्फ 1.5% 1.7% बढ़ा है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखें 1.8% से बढ़कर 1.9% पर आई है। मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। अब कंपनी की तरफ से जो कमेंट्री आई है वो ये कहती है कि लो मार्जिन्स पर ये दरअसल नए कॉन्ट्रैक्ट्स और हाल ही के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, तो वहां पर आगे भी मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। कंपनी ने FY 25 के लिए
कोई रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस नहीं दिया है, तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा संदेह है कि नंबर्स में आगे और प्रेशर जारी रह सकता है। ओके, नंबर्स भी खराब हैं, एक्विजिशन थोड़ा सा सरदर्द बनेगा, पर जिसको खरीद रहे हैं अब उसमें इशू बस यही है कि ऑलरेडी स्टॉक मूव कर चुका है और अब जिस भाव पे ओपन ऑफर ट्रिगर हो रहा है मौजूदा भाव से 3-3.5% के आसपास ही का प्रीमियम नजर आता है। पर कविता जी, कोफोर्ज और सिग्निटी टेक, इनकी पोजीशनिंग कैसी, प्लीज बताएं। कोफोर्ज को अगर आप देखें तो ये ऑन अ वीकली चार्ट अपने 100 EMA पर क्लोज हुआ है, बट ट्रेंडिंग डाउन है और अनटिल अनलेस 5100 के ऊपर नहीं निकलता है यहाँ प्रेशर बना हुआ दिखेगा। मुझे जो टारगेट्स दिखते हैं वो डाउनसाइड 4750 4760 की तरफ काउंटर बढ़ता हुआ दिख सकता है ऑन अ डाउन साइड। अपार्ट सिग्निटी को अगर देखें तो सिग्निटी पर बहुत अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिखा है ऑन अ डेली चार्ट। अकॉर्डिंगली मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स का अप्रोच होना चाहिए ऑन सिग्निटी पे, और 1330 1344 के आसपास अगर ये काउंटर मिले तो वहां एक बाय अप्रोच किया जा सकता है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 1420 ऑन अ पोजिशनल बेसिस। बहुत बढ़िया भाई साहब, कोफोर्ज थोड़ा सा वीक हो सकता है, सिग्निटी टेक में बाय ऑन डिप्स की रणनीति बेहतर। गाबा सर हैं क्या? गाबा सर, अजंता फार्मा प्लीज आप रेडी रखना चार्ट्स को। हाँ जी। आ रहा हूं, दो डेवलपमेंट, रिजल्ट्स प्लस बायबैक, दोनों इंतजार था, दोनों के अपडेट हर्षदा से जान लिए जाए। हर्षदा, कैसे लगे नंबर्स, क्या है बायबैक के अपडेट्स? नंबर्स पर अगर आप ध्यान देंगे तो करीब करीब मुनाफा 65% से ज्यादा ग्रो करता हुआ दिखाई दिया। आशीष, वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस है, 203 करोड़ के आसपास ये देखने को मिला है। साथ ही साथ रेवेन्यू के फ्रंट पर भी हम देख रहे हैं जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा खासा बढ़कर आया है, करीब 20%, 1954 करोड़ का ये फिगर देखा गया है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट और अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है मार्जिन्स में, 16.9% से बढ़कर ये मार्जिन 26.4% पर आया है और एबिटा ग्रोथ है 87% का, 278 करोड़ के आसपास का कंपनी ने एबिटा दिया है। अब यहाँ पर ब्रेकअप देखिएगा, इंडिया बिजनेस जो है वो 14% बढ़कर आया है, यूएस जेनरिक बिजनेस में करीब 32% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है और अफ्रीकी बिजनेस में भी करीब 13% तक का इजाफा देखने को मिला है। तो इन बिजनेसेस में अच्छी खासी ग्रोथ है, नंबर्स एकदम उम्दा है। नंबर्स अच्छे हैं, बायबैक का तड़का एडेड है, तो परफेक्ट है ये स्टॉक। गाबा सर, लेकिन तेजी करोगे क्या आप? और हाँ, तो कितना दमखम नजर आता है स्टॉक में? नहीं, देखिए बिल्कुल करूंगा, क्योंकि ये करीब 4 महीने से एक साइडवेज कंसोलिडेशन पे है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अजंता फार्मा में करीब 2100 के आसपास है, ये बाय मोड पर है, सेलिंग कहीं भी नहीं आ रही है, जो भी डिप्स आती है एब्जॉर्ब हो रही है, अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, मीडियम टर्म टारगेट करीब 2500 का है। यस, इट्स अ बाय। तो अगर किसी को लेना है ट्रेडिंग के हिसाब से तो 2200 का स्टॉप लगाकर चले, फिर भी एक ट्रेड बनता है ऑन द रॉन्ग साइड अजंता फार्मा। हाँ, भाई साहब, तेजी करनी है, कंसोलिडेशन से बढ़िया तरीके से उभरने की तैयारी कर रहा है ये स्टॉक। वैसे गावा सर का कन्विक्शन पे ऑफ करता है, अशोक लेलैंड लेकर आइएगा, सबसे ज्यादा रुला रहा था, पर कन्विक्शन के साथ खड़े रहे विद डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर। कल 200 के पार चला गया गावा सर अशोक लेलैंड, क्या मूव आए उस थकावट के बाद, वो कंसोलिडेशन फेज के बाद। अच्छा, डिस्क्लेमर अपनी जगह। गावा सर, अब पोजीशनिंग कैसी लग रही है स्टॉक की? ये 200 प्लस के ट्रैजेक्टरी में जो आके खड़ा हुआ है, अब क्या करना चाहिए? मुनाफा बांध लूं या अभी और मीनिंगफुल अपसाइड्स जो आपके साथ, आपके कन्विक्शन के साथ पोजिशनली राइड कर रहे हैं उनके लिए? देखिए, सबसे पहले ये डिस्क्लोजर, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, और जब मैंने लिया था उस समय मैंने एक टारगेट बनाया था करीब 225 का, 225 का। तो 225 के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग जगह बनती है। इसमें एक एडवांटेज ये है कि जो कंसोलिडेशन हुआ है अशोक लेलैंड में, करीब 9 महीने का कंसोलिडेशन, इससे ब्रेकआउट मिला। ये 1 महीने का ब्रेकआउट नहीं है, कम से कम 1-2 महीने का ब्रेकआउट है, और अब 200 भी पार कर लिया। साइकोलॉजिकल बैरियर था, वो पार कर लिया, तो मुझे लगता है 225 के आसपास जाना चाहिए। मेरा भी लक्ष्य उसके आसपास ही, कहाँ मैं बेचूंगा मुझे अब तक पता नहीं, लेकिन वो जोन है, उस जोन में प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि वहां के नीचे आएगा, क्योंकि अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, उसका जो चार्ट स्ट्रक्चर अशोक लेलैंड का बहुत ही बढ़िया है, कहीं पर भी वीकनेस नजर नहीं आती। 40 के दाम से 40 से 200 चला गया, वीकनेस कहीं पर भी नजर नहीं आती। तो ये स्टॉक बाय एंड होल्ड है, और ट्रेडिंग में आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बाय एंड होल्ड स्टॉक अशोक लेलैंड। देखा, मैम के लिए नई गाड़ी लेने का कन्विक्शन कैसे बढ़ रहा था, कहां से आ रहा था, वो बताना चाहता था मैं आप लोगों को। अच्छा, हर्षदा के पास चला जाए।
अच्छा, हर्षदा के पास जाऊं उससे पहले आज के इलेक्शन सिलेक्शन का टीजर तो दे दूं। शिल्पा जी और सनी जी रेडी रहेंगे, कुछ ही देर में इनसे कुछ बढ़िया से स्टॉक पिक का तड़का ऐड कराएंगे। शिल्पा जी से पोजिशनली यहाँ से 1-1.5 महीने के टाइम होराइजन के लिहाज से, सनी जी से पोजिशनली या फिर जैसे ही भी इलेक्शन के पर्सपेक्टिव पे या अदरवाइज आप लोग की दूसरी बढ़िया सी पिक कौन सी है ये जान लेंगे। लेकिन हर्षदा, गुड बैड एंड अगली, कौन कौन से नंबर्स, कैसे प्रदर्शन? कई सारे नंबर्स हैं आशीष जिस पर फोकस करेंगे आज। वो पूरा ग्राफ आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। रेलटेल 25% का इजाफा, आय में मुनाफे में अच्छी ग्रोथ है, लेकिन इबिटा परफॉर्मेंस थोड़ा सा फीका पड़ा है, ऑपरेशनली कुछ प्रेशर है। जेबीएम ऑटो, इनका ईवी बिजनेस ड्राइव कर रहा है परफॉर्मेंस को। 47% तक की रेवेन्यू ग्रोथ, मुनाफे में 120% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ आप एबिटा भी देखेंगे 7% बढ़कर आया है। ओमैक्स ऑटो के भी नंबर्स अच्छे हैं, 13% आय ग्रोथ, मुनाफा 140% बढ़ा, एबिटा परफॉर्मेंस 10% प्लस का है। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस के नंबर्स अच्छे हैं फॉर अ चेंज, 9% रेवेन्यू ग्रोथ, 12% मुनाफे में वृद्धि और 13% एबिटा में इजाफा बनता दिखाई दिया है। लेकिन सीएट थोड़ा सा निराश करेगा क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी घटकर आई है, आय में सिर्फ 4% की ग्रोथ है, एबिटा 7% ही बढ़ा है। CIE ऑटोमोटिव के भी नंबर्स अगर आप देखें तो यहाँ पर दबाव रेवेन्यू, मुनाफे और साथ ही साथ एबिटा बिजनेस में साफ तौर से देखने को मिला है। एक और नंबर KEI इंडस्ट्रीज, और क्योंकि कैश मार्केट में इसकी हम खूब चर्चा करते हैं चैनल पर, वो अलग से मैं आपको मेंशन करके बता दूं। रेवेन्यू 19% बढ़ा है, मुनाफे में करीब 22% तक का इजाफा, साथ ही एबिटा परफॉर्मेंस देखेंगे तो 21% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन्स हालांकि स्टेडी है। इनका इंस्टीट्यूशनल केबल एंड वायर सेल्स बिजनेस में 13% का इजाफा है। स्टेनलेस स्टील वायर्स में दबाव देखने को मिला है, लेकिन EPC प्रोजेक्ट्स कई सारे कंपनी ने बैक किए हैं और वहां पर रेवेन्यू 52% ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है। ये परफॉर्मेंस अच्छा है। ये हाँ, अब KEI के मैनेजमेंट आ जाएंगे हमारे साथ 2:20 पे। खैर, सीएट पहले। सेठ साहब, जरा सीएट का चार्ट खोलिएगा। फीके से नंबर्स हैं, आय सिर्फ 4% साल दर साल बढ़ती है और मार्जिन ठंडे रहते हैं। इसके पीएस के मार्जिन कहीं बेहतर थे। खैर, वो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते वो ERP का एडजस्टमेंट प्ले आउट हुआ है। सीएट चार्ट्स पे कैसा है? जी आशीष जी, कंसोलिडेशन मोड में कोई इसमें खास मोमेंटम नहीं है, अपने सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। पिछले 1.5-2 महीनों से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका आता है 2500, 2500 के आसपास। वहां पे एक डिप आए कभी तो एक एंट्री अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है। ऑन द अपसाइड इसमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन है, बट दैट विल रिजॉल्व ओनली अगर ये स्टॉक 2700 के ऊपर जाता है। तो साइडवेज काउंटर है, 2500, 2500 में मिले तो लेना चाहिए। अच्छा, जेबीएम ऑटो, सतपति साहब आप रेडी रखना, आगे आता हूं आपके पास, क्योंकि इसका नंबर बहुत अच्छा और इसके ईवी साइड ऑफ द बिजनेस ने बहुत तगड़ा ग्रोथ डिलीवर करके दे दिया है। पर हर्षदा, बाकी के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज। आशीष, आज IEX रेडार पर रहेगा। अप्रैल का बिजनेस का अपडेट आ गया है। टोटल वॉल्यूम्स में करीब 14% तक का इजाफा देखने को मिला है। मार्केट क्लियरिंग प्राइस इन डे अहेड मार्केट में थोड़ा सा दबाव है, 5 रुपए के आसपास प्रति यूनिट, 6% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट वॉल्यूम अप्रैल के महीने में बढ़ा है, 22% तक का इजाफा वहां देखने को मिला है। मैंगनीज और कह रहा है कि मैंगनीज और प्रोडक्शन 22% बढ़कर आया है 1.6 लाख टन के करीब ईयर ऑन ईयर, और सेल्स में करीब 17% तक का इजाफा दर्ज हुआ है। मजगांव डॉक रेडार पर रहेगा। $42 मिलियन की दरअसल इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट, शिप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एक यूरोपीय ग्राहक के लिए। उग्रो कैपिटल रेडार पर रखेंगे क्योंकि कंपनी 1323 करोड़ CCDs और वारंट्स के जरिए दरअसल रेस करने वाली है, और साथ ही साथ इन्होंने एक एक्विजिशन भी अनाउंस किया है 45 करोड़ का। माय शुभ लाइफ करके कंपनी है, वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। जाइडस लाइफ साइंसेज, टेक्निकल आधार पर इसको काफी रेकमेंड किया गया है पिछले कुछ दिनों में। कंपनी करीब 282 करोड़ के शेयर अपने जेवी में दरअसल बेचने वाली है, तो उस लिहाज से कंपनी के हाथ पैसा आता हुआ दिखाई देगा। बेयर और जाइडस के साथ दरअसल ये जेवी था और वहां पर बेसिकली ये अपना 282 करोड़ वर्थ ऑफ स्टेक बेचेंगे। ओके, रखिए तमाम स्टॉक्स रेडार पे। सतपति साहब, जेबीएम ऑटो कैसा लग रहा है भाई? नंबर्स धमाकेदार हैं पर स्टॉक में ऑलरेडी प्राइस्ड इन है क्या? आशीष जी, मुझे लगता है कि अभी स्टीम बाकी है। अगर आप चार्ट देखें तो 1800 और 1850
ये इसका क्लस्टर था, रेजिस्टेंस था, जिसका ब्रेकआउट हमने इस हफ्ते मिला था। और मुझे लगता है कि जब तक ये क्लस्टर यानी 1800 1850 ये क्लस्टर जब तक इंटैक्ट है, पूरे पूरे चांसेस है कि ये आगे और बढ़ेगा। देखिए आशीष जी, इसका जो टारगेट है एज फार एज द टेक्निकल इज कंसर्न वो करीबन 2100 के आसपास का है। 2080 से लेके 2100, 1959 का कल का क्लोज है। तो आज मुझे लगता है अपसाइड यहाँ पे ये खुलेगी कंप्लीटली। तो इट्स ए बाय इन जेबीएम ऑटो, स्टॉप लॉस होगा 1920 का। बिल्कुल ठीक है, बाकी के स्टॉक्स पे आगे आता हूं, पहले जो प्रॉमिस करी है उसे डिलीवर कर दिया जाए। जाइए भाई, इलेक्शन सिलेक्शन का स्टिंग, इलेक्शन में स्टॉक सिलेक्शन। शिल्पा जी, पोजीशन, अब आप याली सीरीज सब कुछ डाइजेस्ट कर रही होगी 4 जून के लाइकली आउटकम को, तो फिर ऐसा कह सकता हूं सीरीज का एक और सितारा ही दे दो हमको। कौन सा स्टॉक है जिस पे आप दाव लगा रहे हो? जी आशीष जी, कल हमने देखा कि BHEL में एक भेल में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, जहां पे अभी एक्सपेक्टेड है कि शायद स्टॉक आपको 320 से लेके 330 के लेवल्स के लिए एक बार आपको अटेम्प्ट करते हुए दिखेगा। तो अभी स्टॉक ट्रेड कर अराउंड 293। तो यहाँ पे अगर आपको डिक्लाइन भी मिलता है, मार्केट में एक हफ्ते का कंसोलिडेशन होता है जहाँ पे स्टॉक आपको 280 के अराउंड पे भी मिले, तो भी आप इसमें बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 255 का रखिए। यहाँ से मुझे लगता है पहला टारगेट 330 होना चाहिए। इसके ऊपर और थोड़ा भी सस्टेन करता है अगर आप जून सीरीज के लिए भी लेंगे, क्योंकि इसका अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, तो ये आपको 370 के लेवल्स के लिए भी आपको एक अपसाइड का मूव दिखाएगा। BHEL, बात हो ही रही थी कि सरकारी कंपनीज हैं जिनको रडार पे रखना है, और रह रहे के पैनल की पिक्स भी उसी तरफ बढ़ती हैं। सनी जी, आप लोग कोई फंडामेंटली स्टॉक, अच्छा इलेक्शन रिलेटेड आप लोग रिजेक्ट करते हो क्या पोर्टफोलियो में? कुछ लाइकली आउटकम प्राइस इन करने की कोशिश, कोई स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा हो, ऐसा कुछ हो तो वो दे दो आप, नहीं तो अदरवाइज भी कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर जो पसंद आ रहा हो उस पर चर्चा कर ली जाए। आपका पिक कौन सा? आशीष जी, आई थिंक ये जो गवर्नमेंट का जो फोकस है रेलवे सेक्टर को लेकर के, मुझे लगता है कि ये बरकरार रहेगा अगले आने वाले 3 से 5 साल में। और इसी के चलते हमने स्टॉक पिक किया है, वो है टेक्समैको रेल। करंट मार्केट प्राइस 181 है और हम लोगों का प्राइस टारगेट है इसमें 225 का, विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो वन ऑफ द लीडिंग रेलवे वैगन मैन्युफैक्चरर है, स्पेशली फ्रेट साइड में। टोटल ऑर्डर बुक जो है कंपनी की काफी रोबस्ट है, 8,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और इसमें से जो 5,700 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है वो फ्रेट सेगमेंट से आई है। अभी रिसेंटली कंपनी को एक 20,000 वैगन का एक ऑर्डर भी मिला था। और रिसेंटली कंपनी ने QIP भी कंक्लूड किया था 250 करोड़ का, जिसके चलते इनका जो हाई कॉस्ट डेट है वो कहीं ना कहीं हम कम होते हुए दिखेंगे। तो इसका इम्पैक्ट हमें फर्स्ट क्वार्टर FY25 से देखने मिलेगा, जहां हम देखेंगे कि सालाना इनके 30 से 35 करोड़ रुपए इंटरेस्ट कॉस्ट के थ्रू बच जाएंगे। और एट द सेम टाइम अगर हम एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो जो कंपनी की जो एग्जीक्यूशन है, जहां 1000 वैगन ये लोग क्वार्टरली बनाते थे दिसंबर क्वार्टर में, ये ग्रेजुअली रैंप अप हो गया। ओके, टेक्समैको रेल और उधर BHEL, बढ़िया से बजट रिलेटेड, सॉरी आउटकम रिलेटेड पिक्स हैं इलेक्शन के। रखिए रडार पे इन स्टॉक्स को इस नोट पर। अच्छा एक चीज और, ब्रिटानिया टाइटन के आज नंबर्स आने और कल कोटक महिंद्रा बैंक के, याद रखिएगा। अब ट्रांजिशन कर लिया जाए, मुनाफे की तैयारी पूरी। अब 10 तक दे रहे हैं हम लोग पहला सौदा में।